दिल्ली शराब घोटाले का दायरा आम आदमी पार्टी के करीबियों से होते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल तक पहुंच गया है। इस मामले में अब ईडी पहली बार सीएम केजरीवाल से पूछताछ करने जा रही है। सुबह करीब 11 बजे उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का नाम कुछ आरोपियों और गवाहों के बयानों में आया, जिसका जिक्र एजेंसियों ने अपने रिमांड नोट और चार्जशीट में किया है। आरोप है कि शराब पॉलिसी में आरोपी विजय नायर का मुख्यमंत्री कार्यालय में पूरी तरह आना जाना था और भाजपा को ये समझ में आ गया कि ये इंडिया गठबंधन बनने के बाद सारे एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो भाजपा की सीटें कम होती हैं और भाजपा हार के नजदीक आ जाती है और लगभग हारती हुई नजर आती है। इससे पहले सीबीआई केजरीवाल से अप्रैल 2023 में पूछताछ कर चुकी है। तब उनसे 9 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। तो वहीं दिल्ली में बुधवार को बीजेपी की 2 अहम बैठकें हुई हैं। एक तरफ तो जहां बीजेपी मुख्यालय में यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर राजस्थान चुनावों को लेकर मंथन हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही बीजेपी 2024 की तैयारी में भी जुटी हुई है। इसकी गवाही देती ये 2 तस्वीरें देखिए। एक और बीजेपी मुख्यालय में यूपी को लेकर बेहद अहम बैठक हुई, तो दूसरी तस्वीर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास है, जहां राजस्थान चुनावों को लेकर एक अलग बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस बैठक में यूपी के कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार पर आज यूपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। लेकिन इस बीच विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी चल रही हैं। राजस्थान में उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग तैयार है, बस पार्टी की ओर से ऐलान किया जाना बाकी है। इसे लेकर बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर फिर एक बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहे। इस बैठक में तेलंगाना चुनाव पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी और आरएसएस की नीतियों से पूर्वोत्तर को चोट पहुंच रही है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मिजोरम चुनावों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने पूर्वोत्तर के हालात और खासकर मणिपुर की स्थिति के लिए बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इन दोनों की नीतियों से नॉर्थ ईस्ट को चोट पहुंची है और इन्हें ना ही लोकतंत्र की चिंता है और ना ही इनके लिए संवाद का कोई महत्व है। Today, democracy is under threat from the BJP and RSS in Mizoram, in the northeast and across India. They value neither diversity nor democracy nor dialogue. They want to impose uniformity across India. In Parliament, the BJP forces laws which weaken the rights of tribals to their lands and forests and does not even allow the Mizoram Member of Parliament to speak. आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मराठा आरक्षण की, जिसमें एक तरफ जहां सरकार ने कानूनी प्रक्रिया बनाने को लेकर समय मांगा है, तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने सरकार से पूछा है कि आरक्षण देने के लिए और ज्यादा समय आखिर क्यों चाहिए। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में हंगामा चल रहा है। इसी दौरान कल शिंदे सरकार ने बैठक बुला ली, लेकिन ये बैठक इस बात को लेकर खत्म हो गई कि कानूनी प्रक्रिया के लिए समय चाहिए। जी हां, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बैठक खत्म होने के बाद यही बात कही। लेकिन इस बीच मनोज जरांगे ने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि आरक्षण पर वो जल्दी ही कोई फैसला लें। सरकार को पहले ही इसका एहसास होना चाहिए था और ज्यादा समय की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार मेरे आंदोलन के 8 से 10 दिन बाद समय मांग रही है। उन्हें विस्तार से बताना चाहिए कि वे क्या करने जा रहे हैं। अगर वे केवल कुछ समय के लिए ऐसा करने जा रहे हैं तो हम 5 मिनट भी नहीं छोड़ेंगे। इस बीच मनोज जरांगे के परिवार को भी उनकी तबियत की चिंता हो रही है। दिवस झालं माझं नवरा 8 दिवस झालं अन्न पाणी नाही त्यांच्या पोटात। त्यांची काळजी वाटते, कारण सरकारने तेवढीच घ्यावी, लवकरात लवकर आरक्षण द्यावं।
देखिए, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भले ही सरकार नर्म पड़ गई हो, लेकिन आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों को सरकार किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारांगे और सरकार के बीच तनातनी जारी है, लेकिन आंदोलन की आड़ में हो रही हिंसा पर शिंदे सरकार बेहद नाराज है। सरकार ने हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। राज्य पुलिस ने आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर अब तक 141 मामले दर्ज किए हैं और 168 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अकेले बीड जिले में 24 से 31 अक्टूबर के बीच हुई हिंसा के 20 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 7 मामले धारा 307 के तहत दर्ज किए गए हैं। आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ में 12 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बीड जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी तैनात की गई है और छत्रपति संभाजी नगर, ग्रामीण जालना और बीड में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। SRPF की 17 कंपनियों को पूरे महाराष्ट्र में संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। 7000 होमगार्ड भी पुलिस की मदद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं इजराइल हमास युद्ध की। हमास पर इजराइल के अनगिनत हमलों के बाद भी हमास की अकड़ कम नहीं हुई है, बल्कि हमास ने धमकी दे दी है कि वो 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा कर सकता है। हमास और इजराइल की जंग को 1 महीने होने ही वाले हैं और गाजा के हालात देखने के बाद लगता है कि इजराइल का गुस्सा अभी भी उतना है जितना 7 अक्टूबर को था। लेकिन हमास है कि हार मानने को तैयार नहीं। वमन यक़िफ़ु मिन वराइह अन्न मुहावलातिकुम अल-बाइसा लित-तग़तियति अला फशलिकुम बिर्तिकाब अल-मजाज़िर अल-वहशिय्या बिहक़्क़ अल-मदनिय्यीन अल-उज़्ज़ल। हमास ने धमकी दी कि जैसे इजराइल गाजा के साथ कर रहा है, वैसा ही वो इजरायली बंधकों के साथ भी करेगा। फ़इन्नना नुअक्किद अला ज़रूरत इस्तिमरार अमल अल-मअबर दून तवक़्क़ुफ़ व फ़िल इत्तिजाहैन बिएतिबारिही मअबरन मिस्रियन फ़िलिस्तीनियन ख़ालिसन। तो देखिए, हमास भले ही इजराइल को धमकियां दे रहा हो, लेकिन गाजा में बढ़ती इजराइल की सेना और उसके टैंक्स ये बता रहे हैं कि उन पर किसी भी धमकी का असर नहीं होने वाला। हमास और इजराइल के बीच जंग की तस्वीर हर बीतते दिन के साथ और भयानक होती चली जा रही है। इजरायली टैंक और उसके सैनिक गाजा में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दिन की चिलचिलाती धूप हो या फिर अंधेरा, इजराइल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ये हैं कि अब उसके सैनिक घर घर हमास के आतंकियों को तलाश कर रहे हैं। हमास पर हमला सिर्फ जमीन से ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि सेना के साथ नौसेना का भी अभियान जारी है। दरअसल हमास के साथ साथ अब हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर बमबारी शुरू कर दी है, जिसके जवाब में इजराइल ने नौसेना के मिसाइल बोट्स को समंदर में उतार दिया है। इजराइल की वायुसेना रात में हमास के ठिकानों को मलबा बना रही है।